राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, यदि खड़ा हो देश सारा, संकटों पर मात कर यह है विजय राष्ट्र हो हमारा। इस विजय राष्ट्र भारत में और यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि सरदार गुरमीत सिंह जी, महान एडुकेशनिस्ट डॉक्टर राकेश सहगल साहब और सभी अनुभव गणों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा चैंपियंस कैसे बनते हैं, लीडर्स किसे कहते हैं। लीडर वो जो राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना दे, जो कमजोरी को ताकत में और विपत्ति को विजय में तब्दील कर दे। मैं आज आपके साथ कुछ सफल लोगों की जीवनियां पढ़ूंगा। मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा, जानकर अवाक रह जाएंगे आप, और आप समझ जाएंगे कि इंसान जन्म से नहीं होता। जैसे कोयल कूक से, खेत उपज से, पेड़ फल से, वैसे ही इंसान अपने गुणों से होता है। हंस और बगला मानसरोवर पर एक ही साथ बैठते हैं, फर्क इतना कि हंस मोती चुनता है और बगला मछली। कमल कहने को तो कीचड़ में खिलता है, पर अपने गुणों से भगवान हरि के शीश पे चढ़ता है। वैसे ही इंसान अपनी सोच से होता है। सोच जो कि इंसान को बिलीवर से अचीवर बना दे, सोच जो इंसान को सिकंदर तक बना दे। एक बार एक बंदा बाबा नानक के पास जाता है और पूछता है कि मानवीय जीवन का मोल क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या होती है? गुरु साहब उसे एक नायाब रूबी देकर कहते हैं कि पहले जाओ इसका मोल पता कर आओ, पहले इसका मोल डलवा कर आओ, इसको बेचना नहीं है। उसे सबसे पहले एक संतरे बेचने वाला मिलता है। वो संतरे वाले से पूछता है इसका मोल। संतरे वाला रूबी का मोल लगाता है 1 दर्जन संतरे। फिर उसके बाद उसे एक सब्जी वाला मिलता है, वो इसका मोल लगाता है 1 बोरी आलू। फिर उसको एक सुनार मिलता है, और सुनार उस रूबी को देखते ही खड़ा हो जाता है और उसका मोल लगाता है 5 करोड़। ये सुनकर वो बंदा गर्दन हिलाता है तो मोल दुगना कर कहता है 10 करोड़। वो कहता है कि गुरु का आदेश है, बेचना नहीं है, सिर्फ मोल डलवाना है। फिर आखिरी में उसको एक हीरो का जौहरी मिलता है, और जौहरी सबसे पहले उस नायाब रूबी को देख के प्रणाम करता है और कहता है चाहे तो जमीन आसमान बेच लो, चाहे तो चांद सितारे बेच लो, चाहे तो पूरी कायनात बेच लो, ये एक अनमोल रतन है, इसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। ये सुनते ही वो अपने गुरु के चरणों में बैठ जाता है और कहता है कि अब तो बता दीजिए एक मानवीय जीवन का मोल क्या होता है। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि इस जीवन को चाहे तो 1 दर्जन संतरे के भाव बेच लो, चाहे इसको 1 बोरी आलू के भाव बेच लो, चाहे इसे अनमोल रतन बना लो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि पे निर्भर करता है, तुम्हारी रजा पे निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को देखते किस तरह से हो। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। एक लीडर में, एक चैंपियन ने एक सोच के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है करेज का, साहस का। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। साहस डर का ना होना नहीं है, साहस डर पर विजय पाना है। ऐसी एक साहस की कहानी है एक चैंपियन की, सचिन रमेश तेंदुलकर। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मोती नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी नहीं होते हैं। ये वाक्य है 15 नवंबर 1989 का, पाकिस्तान का कराची स्टेडियम। मैच खेला जा रहा था भारत बनाम पाकिस्तान। टेस्ट मैच का 5वां दिन था और भारत का स्कोर था 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज जैसे कि कपिल देव, श्रीकांत जैसे बल्लेबाज आउट हो चुके थे और बॉलिंग कर रहे थे वकार यूनिस, इमरान खान, वसीम अकरम जैसे धुरंधर। और जैसे ही भारत का चौथा विकेट गिरता है, रवि शास्त्री आउट होते हैं, भारतीयों की उम्मीद भी टूट जाती है। पर वो कहते हैं ना, स्याही रात नाम नहीं लेती ढलने का, स्याही रात नाम नहीं लेती ढलने का, सूरज यही तो वक्त है तेरे निकलने का। वैसे ही सूरज बनकर एक 16 साल का लड़का मैदान में आता है, नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। वो अपनी पहली ही बॉल खेलता है
वकार अपनी पहली बॉल उसे बाउंसर करते हैं, वो हुक मारने की कोशिश करता है पर बॉल इनसाइड एज और सचिन की बॉल लगती है नाक पर, एंड देन द ब्लड गशेस आउट। सचिन गिर पड़ते हैं और चारों तरफ खून ही खून, उनकी जर्सी पे, मिट्टी में, मैदान पे। एक तरफ से सिद्धू भागे आते हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स और फिर फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हालत देखकर कहते हैं कि अब ये खेल नहीं सकते, इनको रिटायर हर्ट होना होगा। एम्पायर रिटायर हर्ट का इशारा करने वाले होते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सिद्धू कहते हैं कि टैंडी कैसे खेलेगा तू, दिखता नहीं कितना खून बह रहा है, बेटर है रिटायर आउट हो जाओ। सचिन कहते हैं कैसे कह दूं कि रिटायर हर्ट हो जाऊं मैं, कैसे कह दूं कि रिटायर हर्ट हो जाऊं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती उसमें रफ्तार नहीं, मैं कहता हूं वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सचिन खड़े होते हैं और जाके स्ट्राइक संभालते हैं। अगली बॉल वकार यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं और सचिन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका लगाते हैं और वकार की आंखों में आंखें देखकर कहते हैं मराठी में, बटर बटर इट्स ओके, कि वकार तुम मेरे लिए मक्खन जैसे हो, बिल्कुल मक्खन जैसे। वो सचिन की 57 रन की नाबाद पारी और नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन की 101 रन की पार्टनरशिप भारत को हारने से बचा लेती है और मैच ड्रॉ हो जाता है। और उस दिन 15 नवंबर 1989 को मैदान में एक चैंपियन का जन्म होता है। हालातों के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरते, तारे टूट भी जाएं तो भी ज़मीन पे नहीं गिरते, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया किसी समंदर में, किसी समंदर में कोई दरिया नहीं गिरते। साहब, जीतने वाले अलग काम नहीं करते हैं, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो ऐसा क्या है जो जीतने वाले अलग ढंग से करते हैं? तो हारने वाले जिस काम को करना नहीं चाहते, जीतने वाले उसकी आदत बना लेते हैं। हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, पर फिर भी वो उसकी आदत बना लेते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, पर फिर भी वो उसकी आदत बना लेते हैं। जीतने के लिए मात्र इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, जीतने के लिए एक मजबूत इरादा भी चाहिए। जानते हैं आप इच्छा और इरादे में क्या फ़र्क होता है? साहब, इच्छा का सौदा हो सकता है पर इरादे का सौदा नहीं होता। इच्छा दबाव पड़ने पर कमज़ोर हो जाती है और इरादा दबाव पड़ने पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसा ही एक मजबूत इरादा था मशहूर तैराक माइकल फेल्प्स का। 2008 बीजिंग ओलंपिक से 2 साल पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब आप पानी में नहीं जा सकते, अब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और सवाल ये है कि अगर हाथ जुड़ भी जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत होगी जितनी पहले जैसी थी? साहब, आप ओलंपिक्स में compete कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं। माइकल फेल्प्स ने इरादा किया कि वो पानी में जाएगा, ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स। और जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए तब माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीते साहब, 8 गोल्ड मेडल। और कहा जाता है कि उसमें से एक इवेंट ऐसा था 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक। जानते हो माइकल फेल्प्स में और जो व्यक्ति दूसरे नंबर पर आया था उसमें कितना फासला था? 100th ऑफ सेकंड, 1 सेकंड के 100वें हिस्से का। और वो इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वो पैरों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लास्ट मोमेंट, जो लास्ट पुश था, वो उनके पैरों ने ही उन्हें दिया। सब आज जो मैं इन महान लोगों की, सफल लोगों की जीवनी पढ़ रहा हूँ, तो सफलता की एक नई परिभाषा देना चाहता हूँ। ये परिभाषा मेरी नहीं है, इन्हीं से सीखी है मैंने। सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, सक्सेस इज ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स। सफलता समस्या का ना होना नहीं है, सफलता समस्या पे काबू पाना है। माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी। हर सफलता के पीछे एक असफलता छुपी होती है। सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आप कितना ऊपर गए, सफलता इससे नापी जाती है कि आप कितना गिर कर उठे। सफलता इससे नहीं नापी जाती कि आप औरों के हिसाब से कितना कर रहे हो, सफलता इससे नापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कितना कर रहे हो।
मेरे पास लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, पर मेरा ये मानना है कि जितना आसान आज सफल होना है, इतना आसान दुनिया में कभी नहीं था, इतिहास में कभी नहीं था। आप मुझे काउंटर कर सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि आईआईटी का एग्ज़ाम 20 लाख बच्चे देते हैं, नीट का एग्ज़ाम 25 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और सीयूईटी के एग्ज़ाम में 30 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो 50% ऑफ द बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में, और यूएस में 90% बिजनेसेस स्टार्टअप्स पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। पर फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जितना आसान आज है सफल होना, इतिहास में कभी नहीं था। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कितने लोगों को जानते हो सड़क पर कि जितना पैसा उन्हें मिल रहा है उससे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है? हार्डली एनी। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जितना उन्हें मिल रहा है उतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते, और एक वर्ग तो ऐसा है वो सिर्फ उतनी मेहनत करना चाहता है कि बस उसकी जान छूट जाए। और एक बहुत छोटा सा वर्ग है साहब, बहुत छोटा सा, कि जितना उन्हें मिल रहा है उससे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। यदि आप इस वर्ग में आते हैं तो बताएं, आपका कंपटीशन है कहाँ? यू डोंट हैव अ कंपटीशन, यू आर द कंपटीशन। गैलप नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो आंकड़े देती है, कहती है कि 63% एम्प्लॉइज आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड। 63% लोग जो काम पे जाते हैं वो काम ईमानदारी से नहीं करते, काम को अपना नहीं समझते। एंड 24% ऑफ पीपल आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड। 24% लोग तो ऐसे हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। Only 13% of the employees have a sense of belongingness and they are actively engaged. मात्र 13% लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली एंगेज्ड हैं, जो अपना काम ईमानदारी अपनेपन से करते हैं। यदि आप इस तरह 13% में आते हैं तो बताएं आपका कंपटीशन है कहाँ साहब? यू डोंट हैव अ कंपटीशन, यू आर द कंपटीशन। आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ें, स्टीव जॉब्स, माइकल फेल्प्स, रतन टाटा, बिल गेट्स, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि जितना मुझे मिला है मैं उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपनी फैमिली को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी सोसाइटी को और अपने नेशन को। साहब, हर महान इंसान के पीछे, हर सफल इंसान के पीछे उनका गुरु होता है। जैसे अकबर के गुरु सलीम चिश्ती, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य, और शिवाजी के गुरु गुरु रामदास जी। अगर समंदर सारे स्याही हो जाएं, अगर समंदर सारे स्याही हो जाएं और पेड़ सारे कलम हो जाएं, तभी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर हाँ, ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ज्ञान एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न, जिसका मुनाफा हमें उम्र भर मिलता है। एक मशहूर कवि सफदर हाशमी मेहनत कश वर्ग के लिए लिखते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बना के लड़ना सीखो। एक अच्छा गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, उसको पाने के टूल्स भी हमें देता है। अगर कबीर दास के शब्दों में मैं कहूँ तो कुछ इस तरह से हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि एक समय तक मैं अंधा होकर लोगों के बताए हुए मार्ग पे चल रहा था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। फिर मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई और उन्होंने मेरे हाथ में दीपक दे दिया ताकि मैं अपना रास्ता खुद तलाश सकूं। और गौतम बुद्ध इसी को कहते हैं अप दीपो भवा, कि आप अपने प्रकाश स्वयं बने। एक गुरु शिक्षा के अंदर संस्कार की स्थापना भी करता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही संस्कार नहीं होते तो नस्ल खराब हो जाती है। एक गुरु अपने जीवन को आहुति बनाकर पूरी उम्र और अपने आप को समर्पित कर देता है राष्ट्र की और समाज की नियति लिखने में, उसकी नींव रखने के लिए। साहब,
साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे, और वो निवेदन ये है कि आप अपनी लड़ाइयाँ अकेले मत लड़ें, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपके रिश्तेदार, आपके नाते। सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, सिर्फ 2 ही रिश्ते ऐसे हैं जो सुधारते हैं और दुनिया सज़ा देती है। पहला रिश्ता माँ-बाप का और दूसरा रिश्ता टीचर स्टूडेंट का। मैं बच्चों से कहूँगा कि आपके पेरेंट्स अगर आपको डाँटते हैं किसी चीज़ के लिए, गुस्सा करते हैं, तो यकीनन उनको आपसे जीवन में ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा तजुर्बा है। और मैं यहाँ बैठे हुए पेरेंट्स को कहूँगा, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगर कोई टीचर आपके बच्चों को डाँट दें, तो कंप्लेन करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि यकीनन उस टीचर को ज़्यादा दर्द हुआ है बच्चे से। जब भी पेरेंट्स, माँ-बाप बच्चे को डाँटते हैं, तब उनके दिल को ज़्यादा चोट पहुँचती है। इसीलिए मैंने कहा, सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं जो सुधारते हैं और दुनिया सज़ा देती है। आज जब हम बात कर रहे हैं जीवन के संघर्षों की, तो एक बात तो तय है कि अगर चैंपियन बनना है, अगर जीतना है, तो जैसी ज़िंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं, उसको कुछ बदलना होगा। और बदलने के लिए मैं कहूँगा सिर्फ 2 चीज़ अगर आप कर लें, सिर्फ 2, 30 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि क्या 30 दिन में ज़िंदगी बदल सकती है? एक समझदार इंसान सवाल का जवाब सवाल से ही देता है। तो मैं आपसे सवाल करूँगा, अगर 30 दिन में बदल सकती है, तो क्या आप तैयार हैं? तो पहला काम, आपने एक जर्नल लिखना है और उसमें आपने एक कमिटमेंट करनी है। ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट और प्रॉमिस में क्या फ़र्क होता है? कमिटमेंट एक एग्रीमेंट है जो आप अपने आप के साथ करते हैं, और प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है जो आप किसी दूसरे के साथ करते हैं। आपने लिखना है, आई एम एन ऑनेस्ट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं एक जिम्मेदार, मेहनती, भरोसेमंद और मेहनती व्यक्ति हूँ। एंड आई कमिट टू गिव more than what I have to my family, my organization, my society and to my nation। और जितना मेरे पास है, मैं प्रयास करूँगा कि उससे ज़्यादा लौटाऊँ अपनी फैमिली को, अपने नेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और आपने दूसरा काम करना है कि आपने 4 सवालों के जवाब लिखने हैं। पहला, टुडे व्हाट आई फील, राइट डाउन व्हाट डू यू फील। आज मैं महसूस करता हूँ, और आप लिखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। सेकेंड, टुडे आई हैव लर्नड, एंड राइट डाउन व्हाट यू हैव लर्नड। आज मैंने कुछ सीखा है, और आप लिखें कि आपने क्या सीखा है। थर्ड, टुडे आई एम प्राउड ऑफ, राइट डाउन व्हाट यू आर प्राउड ऑफ। आज मुझे गर्व है, और आप लिखें कि आपको किस चीज़ पे गर्व है। एंड टुडे आई कमिट टू इम्प्रूव, एंड राइट डाउन व्हाट डू यू कमिट टू इम्प्रूव। आज मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं कुछ अपने आप में बदलूँगा, और आप लिखें कि आप क्या बदलेंगे। यकीनन आप ये 2 काम करें, 30 दिन के बाद 31वें दिन तक आपका जीवन बदलने लग जाएगा साहब। और बस आखिरी बात से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल मुझे किसी ने पूछा कि आप 3 साल पहले जिस जज्बे के साथ काम करते थे, आज भी उसी जज्बे के साथ काम करते हो, पर ये जज्बा कब तक रहेगा? उस वक्त मैंने जवाब देना ठीक नहीं समझा, पर मैं आज जवाब देता हूँ उसका। ये जवाब हरिवंश राय जी बच्चन की एक कविता में छुपा है। गहन सघन मनमोहक वन तरूं आज मुझे बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक वन तरूं आज मुझे बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने आज मुझे याद आते हैं। अब कहाँ आराम बदा मूक निमंत्रण चलना है, अब कहाँ आराम बदा मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मीलों मुझको चलना है। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।